नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। आज ही नया चैप्टर लेके आए हैं क्लास 6 का, जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसका आपका एसएसटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम हमारे अर्थ के ऊपर जो लोकेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और लोकेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कोई स्थान है उसको हम कैसे, किस प्रकार से, किन किन की मदद से उन स्थानों को चिन्हित कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम ये सब जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के इस चैप्टर में हम उन्हीं संपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम ही आप देखिए, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। मतलब कोई भी स्थान है पृथ्वी, जैसे मान के चलिए हमारे ये अर्थ है, ठीक है, या इस अर्थ के ऊपर कोई कंट्री है, सपोज मान के चलिए जहाँ पर कोई कंट्री है, ठीक है ना। तो इस कंट्री को हम किस प्रकार से देख पाएंगे या कहाँ पर इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन को जानने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जाननी पड़ेगी, उसके संदर्भ में हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं स्थानों की स्थिति को जानने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उनके संदर्भ में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये देखा आप, तो लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझेंगे। जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसके लिए भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें एक परिभाषा दे रखी है, बहुत ही शानदार परिभाषा दे रखी है। जो एक विद्वान थे आर्यभट्ट, उन्होंने एक परिभाषा दी थी। पृथ्वी पर जो हम देखते हैं, जो पृथ्वी है वो अंतरिक्ष में स्थित है, ठीक है, और जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी हुई है, और यह एक गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। इस टाइप की परिभाषा जो है आर्यभट्ट के द्वारा दी गई। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कभी एग्जाम पूछ सकता है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप की परिभाषाओं का हर चैप्टर के शुरुआत में कुछ दिया गया है, तो आपको ध्यान रखनी है। तो एक देख लेते हैं इसकी परिभाषा को, कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक तो ये क्या बोलते हैं, इन्होंने जो परिभाषा दी थी इसमें पृथ्वी को गोलाकार माना है, स्फेरिकल माना है। क्या माना है? पृथ्वी को गोलाकार माना है। और उन्होंने ये बताया कि यह जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी हुई है। कहीं ना कहीं इन्होंने पृथ्वी के बारे में ही ये चीज़ें इंगित की है। और ये कहाँ पर स्थित है? अंतरिक्ष में स्थित है, और यह स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। इस प्रकार की जो परिभाषा दी गई है ये आर्यभट्ट के द्वारा दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, आर्यभट्ट ने एक तो आपको पृथ्वी को कैसी मानी है? स्पेरिकल मानी है, ठीक है ना। और साथ में यह बताया कि यह जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से घिरी बनी है, और यह अंतरिक्ष में स्थित है। साथ में यह स्थलीय प्राणियों से घिरी हुई है। तो ये संपूर्ण चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने पृथ्वी के बारे में बताई है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। किसकी परिभाषा है? आर्यभट्ट की परिभाषा है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कभी। अब इसके बाद देखते हैं हम कि पृथ्वी की वास्तविक आकृति कैसी है। पृथ्वी हमको कैसे दिखाई देती है, पृथ्वी की जो शेप है वो किस टाइप की है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो आप कभी मैप देखते हो तो ग्लोब देखते हो, बेसिकली आप पृथ्वी की आकृति ग्लोब से अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। यदि कभी ग्लोब देखते हो तो ग्लोब के अंदर आप पृथ्वी की जो आकृति है उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो उसमें यदि आपको एक ग्लोब के हेल्प से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं जो एक ग्लोब को देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ग्लोब है, स्टूडेंट्स ग्लोब को देख रहे हैं। आप ग्लोब देखते हैं, गोल ग्लोब कैसा होता है? बॉल की तरह होता है, जो कहीं ना कहीं, तो इसमें स्टूडेंट देख रहे हैं कि दो पिन लगे हुए दिख रहे हैं आप, एक नॉर्थ पे एक साउथ पे, ये और एक स्टैंड है इसके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी हमारी भी इसी प्रकार की होती है, जिस प्रकार से एक ग्लोब है उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी होती है। तो इस पृथ्वी पे आप देखोगे, पृथ्वी हमारी जो ग्लोब है टिल्टेड है, झुका हुआ है, जो है अपने अक्ष पे झुका हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी भी इसी प्रकार से झुकी हुई है। इसके कारण कहीं ना कहीं जो हमारी ऋतु है, दिन रात है, ये होते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोब आपका इस प्रकार का, ये आपको ध्यान रखना है। और भी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में विस्तार से। थोड़ा देख लेते हैं पृथ्वी की वास्तविक आकृति। यह पूर्णतः गोलाकार नहीं है, ठीक है ना। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। मतलब ये जो पार्ट है
आपका ग्लोब का, यहाँ पर पृथ्वी कैसी है, चपटी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पूछ सकता है परीक्षा में, जो ग्लोब है उसकी आकृति कैसी है, तो ये पूर्ण गोलाकार नहीं है और ये ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। ध्रुव कौन से हो जाएंगे, देखिए ये पोर्शन जो है आपका, ये आपका ध्रुव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक एग्जाम्पल लेके हम देखें, जैसे आपने संतरा खाया होगा ना, संतरा देखा होगा, जिस प्रकार संतरा है ना उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस टाइप की इसकी आकृति को देख सकते हैं। तो एक संतरे का उदाहरण की मदद से हम देखते हैं, यदि संतरे के छिलके को मेज पर सीधा करने का प्रयास करें तो वह किनारों में टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार गोलाकार पृथ्वी को भी कागज या समतल सतह पर हम हूबहू उतार नहीं सकते, इसलिए ग्लोब पृथ्वी का सटीक मॉडल है। मतलब कहीं ना कहीं एक, जिस प्रकार आपको बताया गया है कि ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक सटीक मॉडल है, इस टाइप का ही जो हमारा पृथ्वी है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं कि जो आपका पृथ्वी है उसका आकार कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो पृथ्वी का आकार या आकृति वैज्ञानिक रूप से भू आब, जियोड है कहा जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, भू आकार या भू आब है, जिसको हम जियोड कहते हैं, और ये पृथ्वी के समान ही इसका आकार है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब एक कुछ चीज़ें आप देखिए कि यदि आप देखते हैं मानचित्र है, मानचित्र पर हम एक कुछ चीज़ों का पता लगाते हैं, कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मानचित्र पर स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की जो है वो भी एक आपके लिए एक कह सकते हैं एक मार्गदर्शक के रूप में आपको यदि कुछ समझना है, किसी स्थिति को किसी स्थान को जानना है, तो एक आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसकी हेल्प से भी आप एक, ये देखिए आप, ये देखिए यदि आपको बोला जाए कभी कि आप किसी स्थान पे जा रहे हो आप, तो उस स्थान पे जाने के लिए आपको बोल दिया जाए, तो आप किस प्रकार से उस मानचित्र या उस रेखा चित्र की मदद से आप किसी स्थान पर जाने का प्रयास कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मान के चलिए आप कहीं किसी स्थान पे ए स्थान पे खड़े हैं और आपको ए स्थान मान के चलिए आपका ये ए स्थान है, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए कि आपको जाना है यहाँ पर, ये जो आपको दे रखा है ये अपार्टमेंट दे रखे हैं, तो यहाँ जाना है। तो इसको इस स्थिति में आपको जाने के लिए कहीं ना कहीं क्या है, दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप जो इन स्थानों पर जो है संभवतः सही समय में और सही दूरी को पार करते हुए जा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, एक काल्पनिक लघु चित्र या मानचित्र दे रखा है नगर का, जिसमें अलग अलग स्थान की जो लोकेशन है वो दे रखी है। उसकी मदद से आप समझ सकते हो कि मानचित्र का जो है हमारे लिए कितना महत्व रहता है, मानचित्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है उन चीज़ों को किसी स्थान पर जाने के लिए, किसी स्थान को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखते हैं आगे, इसके आगे देखते हैं कि मानचित्र है उसके कौन कौन से घटक होते हैं, मानचित्र और उसके कौन कौन से घटक होते हैं जिसकी मदद से हम कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं मानचित्र और उसके घटक। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। बहुत ही साधारण परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मानचित्र की परिभाषा क्या है। तो मानचित्र मैप की परिभाषा क्या है, पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पैमाना मतलब स्केल। आप कोई मैप बनाओगे तो उसमें स्केल का उपयोग लोगे, बिना स्केल के आप कोई मैप नहीं बनाओगे तो वो आप जिस उद्देश्य से जो मैप बना रहे हो वो मैप आपका पूर्ण रूप से नहीं बन पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक मैप बनाते समय आपको पृथ्वी की सतह या उसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींची गया चित्र कहीं ना कहीं मैप कहलाता है। परिभाषा परीक्षा में इस प्रकार की आएगी, तो ध्यान रखना है। और देखते हैं मानचित्र जो है किसी भी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। इसको ये बोल सकते हैं किसी क्षेत्र का प्रतीकात्मक
चित्रण या रेखांकन है। इसको भी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मानचित्र क्या है, मानचित्र किसी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। ये आपको इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं। वैसे आप देखते हो जैसे कोई एक छोटा गांव है, कोई शहर है और कोई देश है, उसका भी आप मानचित्र देखते हो, तो उन सब मानचित्र बनाने में, उन सबको बनाने के लिए कहीं ना कहीं हम स्केल का उपयोग लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी मानचित्र बने होते हैं ना आपका, चाहे चाहे आपके गांव का बना हो, चाहे आपका राज्य का बना हो या किसी देश का बना हो, तो इन सब का मानचित्र बनाने में आपको स्केल का उपयोग लिया जाता है। स्केल की मदद से ही आप मैप जो है मानचित्र या मैप बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसके विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक आपका टर्म आती है कि कभी पूछते हैं, छोटे क्लास के बच्चों से पूछते हैं, एटलस क्या होता है। तो एटलस क्या है, बेसिकली मानचित्रों का एक संग्रह है या मानचित्रों की एक पुस्तक होती है, इसको एटलस कहते हैं, ठीक है ना। छोटे बच्चों की क्लास में अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, एटलस क्या है। तो मानचित्रों के संग्रह की एक पुस्तक को हम एटलस कहते हैं, ठीक है ना। मानचित्रों की एक संग्रह जिसमें बहुत सारे मानचित्र है, ऐसी कोई पुस्तक है जिसके अंदर बहुत सारे मानचित्र है, उसको कहीं ना कहीं एटलस के रूप में जानते हैं। ये क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चों, उनके लिए इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। अब ये जो अगला जो टॉपिक है वो है मानचित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप कितने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको मानचित्र ध्यान होना चाहिए। मानचित्र क्या होता है, तो कोई भी ऐसा भूभाग जिसका हम पैमाने के माध्यम से जो चित्रांकन करते हैं, और उसको कहीं ना कहीं हम आपका मानचित्र कहते हैं। और फिर मानचित्र के कितने प्रकार हैं, तो मुख्यतः मानचित्र के आपके 3 प्रकार है, एक भौतिक मानचित्र, एक राजनीतिक मानचित्र, एक थीमेटिक मानचित्र। तो इन तीनों मानचित्रों के अंदर क्या क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भौतिक मानचित्र है, फिजिकल मैप है, जो आप अपने स्कूल के अंदर, घर के अंदर लगाते हो, जिसके अंदर आप देखते हो पर्वत बने हुए हैं, पठार बने हुए हैं, मैदान बने हुए हैं, नदियाँ बनी हुई है। तो इस टाइप की जो चीज़ें बनी हुई है वो कहीं ना कहीं आपकी जो है क्या है, आपका फिजिकल मैप है या आपका भौतिक मानचित्र है। कुल मिला के प्राकृतिक आकृतियाँ, क्या, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, जितने भी हो गए, ये सब आपके भौतिक मानचित्र के अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं ये क्वेश्चन कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, और पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर भौतिक मानचित्र के अंदर क्या क्या आता है, राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाते हैं, और थीमेटिक मानचित्र में क्या दर्शाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो भौतिक में तो हो गया आपका पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, इन चीज़ों को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र जिसको हम पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं, इसके अंदर बेसिकली कोई देश हो गया, कोई राज्य हो गया, नगर हो गई, इनकी सीमाएं हैं, मतलब एक राज्य की सीमा दूसरे राज्य की सीमा को दर्शाना, एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा को दर्शाना, ठीक है, एक नगर से दूसरे नगर की सीमा को दर्शाना। कुल मिला के नगरों की, देश की, राज्य की सीमाओं का दो अंकन किया जाता है। किसका अंकन, सीमाओं का अंकन, सीमाओं का अंकन किया जाएगा, वो आपका किया जाएगा राजनीतिक मानचित्र में। उसी प्रकार के थीमेटिक मानचित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीमेटिक मानचित्र जो है वो विशेष जानकारी, कोई महत्वपूर्ण जानकारी होती है, उनको दर्शाने के लिए इस मैप का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी को पता नहीं होता है कि थीमेटिक जो मानचित्र है वो क्या होता है। तो थीमेटिक मानचित्र विशेष प्रकार की जानकारी, जैसे किसी क्षेत्र के अंदर कितने वन हैं, ठीक है, आप मान के चलिए किसी राज्य में कोई वनों का डाटा दिखाना है, ठीक है ना, कि इस एरिया के अंदर, जैसे मान के चलिए ये एरिया कोई, इसके अंदर कितने वन है दर्शाने के लिए, या किसी क्षेत्र के अंदर वर्षा कितनी हो रही है उसका दिखाने के लिए, उद्योग है, सड़क मार्ग है। तो विशेष जानकारी के लिए जो है मैप होते हैं, जिनकी हमें जानकारी दर्शाई जाती है, वो कहीं ना कहीं थीमेटिक मानचित्र के अंदर ये जानकारी हमको दिखाई जाती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछते भी हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है, राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है, और थीमेटिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है। तो ये जो भौतिक और राजनीतिक में तो आप बिल्कुल फ्रेंडली है, क्योंकि आपके घर में भी इनका उपयोग करते हैं, पर थीमेटिक मानचित्र जो है आप इसका उपयोग आप कम करते हैं।
तो इसमें विशेष रूप से विशेष जानकारी वर्षा, वन, उद्योग, सड़क आदि जो है दर्शाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला टर्म है मानचित्र के प्रमुख घटक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र के कौन कौन से घटक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो कंसेप्ट है इसको भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। बेसिकली जब एक मानचित्र बनता है तो उसके मानचित्र को पूर्ण होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल की जाती है, उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो मानचित्र के 3 प्रमुख घटक हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, ठीक है ना। तो पहला आपका है दूरी, दूसरा रहेगा आपका दिशा, तीसरा रहेगा प्रतीक। ये 3 चीज जो है एक मैप के लिए, एक मानचित्र के लिए एक घटक के रूप में काम आती है, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं हम, आप देखेंगे जो है डिस्टेंस या दूरी, इसको हम स्केल पैमाने में कहते हैं। चूंकि कागज पर वास्तविक दूरी दिखाना संभव नहीं है, इसीलिए हम स्केल का उपयोग करते हैं। अब मान के चलिए आपको कोई स्थान दिखाना है, ठीक है ना। जैसा आपको दिखाना है जयपुर से भोपाल तक की दूरी दिखानी है, तो जयपुर से भोपाल की दूरी आप जो है आप पूरी उस दूरी को मानचित्र पर नहीं दर्शा सकते। तो उसको दर्शाने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्केल का उपयोग किया जाएगा। आप स्केल की मदद से कहीं ना कहीं उस मानचित्र को अच्छे से दर्शा सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप कोई बड़ा क्षेत्र हो गया, उसको एक छोटे क्षेत्र पर दर्शाना, ठीक है ना, उसके लिए हम कहीं ना कहीं स्केल की मदद लेते हैं। स्केल की हेल्प से आप उसको अच्छे से दर्शा सकते हैं, उस अनुपात में दर्शा सकते हैं। आप कोई किसी स्थान की दूरी का जो है एक स्थान के संदर्भ में स्केल का उपयोग करके आप उस स्थान की दूरी को मैप पे अच्छे से दर्शा सकते हैं। इसका हम उदाहरण से आपको समझेंगे। तो पहले तो आपको परिभाषा समझनी है। चूंकि कागज पर वास्तविक दूरी दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हम स्केल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उसको परिभाषा क्या हो जाएगी, स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई दूरी का अनुपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्केल क्या होती है, मापनी क्या होती है। तो क्या होगी, स्थल पर वास्तविक दूरी, कोई स्थान है उस पर स्थल की वास्तविक दूरी कितनी है, ठीक है, स्थल की वास्तविक दूरी, और साथ में ही मानचित्र पर दिखाई गई वास्तविक दूरी, जो जो दूरी दिखा रहे हैं उसका अनुपात, मानचित्र पर कोई दूरी दिखा रहे हैं उसका जो अनुपात है उसको कहीं ना कहीं हम स्केल के रूप में जानते हैं। मतलब किसी स्थान की दूरी, वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का जो अनुपात है, रेशियो है, उसको कहीं ना कहीं हम स्केल के रूप में जानते हैं। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि स्केल क्या होता है। तो साधारण शब्दों में देखिए, स्केल का मतलब स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसको कहीं ना कहीं हम स्केल के रूप में जानते हैं। यदि मानचित्र पर, अब एक उदाहरण लेके आप समझिए, यदि मानचित्र पर स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर दर्शाता है, ठीक है ना। आपका मान के चलिए 500 मीटर की दूरी है, ये 500 मीटर की दूरी है, इसको ये क्या बोल रहे हैं, हम मानचित्र में 1 सेंटीमीटर दर्शाएंगे। तो आपको बोल दिया जाएगी 2000 मीटर की दूरी दर्शानी है, तो आप क्या बोलोगे, तो इसको 2000 मीटर की दूरी को हम उसको आप बोलोगे 4 सेंटीमीटर दर्शा दोगे, तो आप समझ जाओगे कि कितनी दूरी दिखाई है उसने, 2000 मीटर की दूरी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं इस स्केल की मदद से आप जो है मानचित्र को आराम से बना सकते हो। उदाहरण देखिए, यदि मानचित्र का स्केल 1 सेंटीमीटर 500 मीटर है, तो मानचित्र पर 2 बिंदुओं की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप इसको इंटू कीजिए, 2.5 इंटू आप कीजिए 500, तो हो जाएगी 1250 मीटर। तो कहीं ना कहीं ये आपको 1.5 किलोमीटर की दूरी आपको दर्शा रहा है। तो बहुत इजी शब्दों में समझ सकते हैं। वैसे आप एक और एग्जांपल दीजिए, मान के चलिए ए स्थान है जयपुर, ठीक है, बी स्थान है आपका दिल्ली, ठीक है, इसकी दूरी जो है आपकी है 1000 किलोमीटर, ठीक है। अब मापनी पे आप दिखा रहे हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो आपको बोल दी जाए कि ये ए स्थान और बी स्थान की दूरी को ये मापने पे दिखाओगे, तो क्या दिखाओगे, तो यहाँ आप दिखा दो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 है, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000, तो 2 सेंटीमीटर दूरी आप नाप के ये बता सकते हो कि दिल्ली और जयपुर की दूरी आप 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 जो किलोमीटर है, इसकी मदद से आप आराम से मापनी में इसको अंकित कर सकते हो, दर्शा सकते हो। बहुत साधारण शब्दों में आप इसको समझ सकते हो कि
जो मापनी है उसकी मदद से आप जो है पृथ्वी पर जो स्थान है उनकी दूरी को अच्छे से मैप पर दर्शा सकते हो। आपको मापनी समझ में आनी चाहिए, ये मापनी इस प्रकार से काम करती है। फिर दूसरा आप देखते हैं कि मापनी तो देख ली आपकी प्रमुख घटक, दूसरा प्रमुख घटक के रूप में हम देखते हैं तो होती है आपकी दिशा। दिशा आपने देखी होगी कि हमारे यहाँ पर जो मुख्यतः हम 4 दिशाओं का जो है वर्णन करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक आप देखिए मैप दिखाते हैं आपको एक, ये आपको दिखा रखा है, ये इसमें देखिए आपको मुख्यतः हम 4 जो है दिशाओं की बात करते हैं सामान्यतः। तो इसमें एक तो हो जाएगी आपका उत्तर दिशा, एक हो जाएगी दक्षिण दिशा, एक हो जाएगी पश्चिम दिशा, एक हो जाएगी पूर्व दिशा। तो देखिए इन्हीं को हम कहीं ना कहीं प्रधान दिक्बिंदु कहते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स बेसिकली जो प्रधान जो हमारी दिशाएं होती है, उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये जो चारों दिशाएं हैं इसको कहीं ना कहीं हम प्रधान दिक्बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा जो आपकी कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रधान दिक्बिंदु कौन कौन से होते हैं, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो है हमारे कार्डिनल पॉइंट्स या प्रधान दिक्बिंदु के रूप में हम जानते हैं, ठीक है ना। इनको आप विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि प्रधान दिक्बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स कौन से होते हैं। फिर देखते हैं इनके साथ में ही कुछ दिशाएं इनके बीच में भी होती है जिसको हम मध्यवर्ती दिशाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती दिशाएं या इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। जो जैसे आप मान के चलिए उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी है? उत्तर पूर्व दिशा है। वैसे ही आप देखोगे दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी है? दक्षिण पूर्व है। वैसे ही आप दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम है। वैसे आप उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा है। तो ये कहीं ना कहीं जो दिशाएं होती है इसको हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती दिशाएं कहते हैं या इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। तो आपको मुख्यतः ये ध्यान रखनी है, एक तो प्रधान दिक्बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स कौन से होते हैं और दूसरे इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन से होते हैं। तो प्रधान दिक्बिंदु में तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और कार्डिनल पॉइंट्स तो हो गए आपके ये। इसके साथ में मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन से जाएंगे? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये जो 4 हो जाएंगे। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगला जो टर्म आता है वो आता है आपका प्रतीक, सिंबल। सिंबल क्या होते हैं? सिंबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी आप मानचित्र बनाते हो उसमें सिंबल्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखते हो इनका इंपॉर्टेंस क्या रहता है। जैसे देखते हैं जो वास्तविक दूरी है या वास्तविक चीज़ें हैं, कोई वास्तविक भवन हो गए या ऐसे कोई बड़े नगर हो गए, उनको हम सीधा जो है मानचित्र पर नहीं दर्शा पाते हैं। उनकी जगह हम कहीं ना कहीं चिन्हों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब आपको बोल दिया जाए कि किसी मस्जिद को दिखाना है मैप के ऊपर, मंदिर को दिखाना है या कोई हॉस्पिटल को दिखाना है, तो उनको आप पूरा मैप पे बनाएंगे तो बाकी का जो चीज़ है वो मैप पे अच्छे से प्रदर्शित नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए कुछ सिंबल होते हैं, उनके लिए कुछ सिंबल होते हैं। तो उन सिंबलों की मदद से कहीं ना कहीं आपको उनको मानचित्र पर अच्छे से दर्शा सकते हैं। उनकी हेल्प से आप उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें देखते हैं जो प्रतीक है। तो प्रतीक देखते हैं वास्तविक आकृतियाँ जैसे भवन, पुल, वृक्ष, रेल पटरियाँ को हम हूबहू क्या है बनाना संभव नहीं है मैप के ऊपर, इसलिए हम कहीं ना कहीं प्रतीकों का उपयोग करते हैं। जैसे कोई अक्षर हो गया, छाया हो गया, रंग हो गया, चित्र हो गया, इनका प्रयोग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रतीक के रूप में जानने को मिलते हैं। इनको हम कहीं ना कहीं प्रतीक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। मतलब किसी चीज़ को वास्तव में उसमें अंकित न करना, उसके स्थान पर किसी चिन्ह के माध्यम से, किसी अक्षर की मदद से कह दो या चिन्ह की मदद से कह दो या रंग या चित्र, इनकी मदद से मानचित्र में दर्शाते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको प्रतीक कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आपको कुछ एक, हाँ, ये जो प्रतीक होते हैं, ये जो प्रतीक होते हैं इनको बेसिकली भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है
वह जारी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई ऐसा नहीं है कि आपका मर्जी हो गया उस चिन्ह को आपने दर्शा दिया मैप के ऊपर, नहीं। यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये जो रूट चिन्ह होते हैं ये कौन जारी करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो चिन्ह जारी किए जाते हैं वह भारत में, संपूर्ण भारत में मान्य होते हैं। यदि मान के चलिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मंदिर के लिए कोई ऐसा चिन्ह दे दिया है, तो वो भारत के जितने भी मैप है उसके अंदर इस टाइप के जो चिन्ह बने होंगे वो मंदिर को प्रदर्शित करेंगे। और यदि इस टाइप का कोई चिन्ह दे दिया मान के चलिए, और वो बोल दिया कि ये पुल का है, तो भारत में जितने भी मानचित्र बनेंगे इस टाइप के जो चिन्ह होंगे वो किसको प्रदर्शित करेंगे? आपके पुल को प्रदर्शित करेंगे। आपको एक चित्र दिखाते हैं, देखिए। ये देखिए इसमें क्या है, देखो सिंबल दे रखे हैं कि क्या कौन से सिंबल कौन से किसके लिए काम आते हैं, ये आपको इसमें देखना है। देखते हैं इसमें क्या देखना है, रिवर के लिए इस टाइप के सिंबल दे रखे हैं, ठीक है ना। और यदि आपको किसी मैप के अंदर रिवर बनी हुई है तो इस टाइप के सिंबल है, वेल बना हुआ है तो इस टाइप का सिंबल है, टैंक बना हुआ है तो इस टाइप का सिंबल दे रखा होगा, कैनाल बना हुआ तो इस टाइप का सिंबल दे रखा होगा, ब्रिज बना होगा तो इस टाइप का सिंबल दे रखा। तो मतलब आप इन सिंबल की हेल्प से आप मैप को अच्छे से पढ़ सकते हो। ट्रीज दे रखा होगा तो इस टाइप का सिंबल होगा, ग्रास होगा तो इस टाइप का सिंबल होगा मैप के ऊपर, ठीक है ना। और रोड बना होगा तो इस टाइप का सिंबल होगा, मेल्टेड होगा तो इसका होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि टेम्पल होगा तो इस टाइप का सिंबल होगा, चर्च के लिए इस टाइप का सिंबल, मॉस्क्यू के लिए इस टाइप का, और छतरी के लिए इस टाइप का। वैसे पोस्ट ऑफिस के लिए ऐसा, आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ के लिए इस टाइप का, और पुलिस स्टेशन के इस टाइप का। तो मतलब कहीं ना कहीं इस टाइप के सिंबल आपको मानचित्र में देखने को मिलेंगे, और उन चित्रों की हेल्प से आप उन स्थानों पर क्या स्थान है, उन स्थानों पर क्या चीजें हैं, उसकी जानकारी आप इन चिन्हों की मदद से जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी ये प्रतीक है, ये प्रतीक की हेल्प से आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, ये आपको ध्यान देना है। तो कुल मिला के एक मानचित्र के अंदर उसके जो घटक होते हैं वो मुख्यतः आपके 3 घटक होते हैं। दूरी हो गया, दिशा हो गया, और प्रतीक। कितना हो गया? दूरी, दिशा और प्रतीक जो मुख्यतः एक मानचित्र के घटक होते हैं। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको विशेष रूप से ध्यान देने हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको थोड़ा समझना भी है और खुद ध्यान भी देना है। इसमें देखिए आप नीचे लिखा भी है मैंने, रूट चिन्ह क्या होते हैं? वह प्रतीक जिनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। मतलब ऐसे कुछ सिंबल ऐसे भी होते हैं जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सहमत करते हैं उन चिन्हों का प्रयोग करने के मैप में करने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं रूट चिन्ह कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि वह प्रतीक जिनका उपयोग हम अंतर्राष्ट्रीय सहमति से करते हैं, ठीक है ना, वह रूट चिन्ह कहलाते हैं। ये नीचे फिर डाटा मैंने आपको दे रखा है, देखिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत में मानचित्रों के लिए मानक प्रतीक निर्धारित करता है, ठीक है ना। जितने भी आपके प्रतीक बने हुए हैं मैप के अंदर वो कौन जारी करता है? आपके भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है आपका मर्जी हो गया वो आपने जारी कर दिया, नहीं। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो चिन्ह जारी करेगा उसी को आप कहीं ना कहीं मैप के ऊपर दर्शा सकते हो। जैसे उदाहरण दे रखे हैं, नीला रंग का मतलब क्या हो जाएगा? आपका पानी हो जाएगा। भूरा रंग का मतलब क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। पीला मतलब पठार, हरा रंग मतलब मैदान। ये कहीं ना कहीं आपको चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है कि इस टाइप का यदि कोई कलर दिखा हो मैप के अंदर दिखा रखा होगा तो आप उसकी मदद से समझ सकते हो कि वहाँ पर क्या चीज़ें बनी हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं हमने चीज़ें देखी है। आज का जो चैप्टर है उसके अंदर हमने बहुत अच्छे जो चीज़ें जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और जो स्कूल के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगती ईजी है कि ये मापनी क्या है, अब बता देंगे। एग्जाम में आएगा तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, और मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं, ठीक है ना। ये भी आपको लगता है, पर जब आप इस एग्जाम के अंदर पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूज होगे कि दूरी है, दिशा है, प्रतीक है, या और कुछ है। तो ये आपको मानचित्र के जो घटक है ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं कि कितने घटक होते हैं। 3 घटक होते हैं, दूरी हो गया, दिशा हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया, और ठीक है ना। मानचित्र फिर एटलस पूछ सकते हैं, एटलस की परिभाषा क्या है? तो एटलस कहीं ना कहीं क्या है? मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है जिसके अंदर बहुत सारे क्या है? मैप्स है। उसका जो संग्रह है उसको कहीं ना कहीं एटलस के रूप में जानते हैं। वैसे ही हमने चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है ना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कुछ पूछे जाते हैं, और जो स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए भी इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर मापनी क्या होती है, स्केल क्या होती है, मतलब पृथ्वी के किसी स्थान की दूरी और धरातल पर उस स्थान की दूरी के बीच में जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसको कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं, मापनी कहते हैं। तो मापने का भी आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के अनुपात शब्द को ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी थोड़ी। फिर मानचित्र के प्रकार पढ़े थे हमने कि मानचित्र के प्रकार कितने हो गए, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। ये आपको ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है थीमेटिक मानचित्र का, क्योंकि बाकी तो आप भौतिक और राजनीतिक मानचित्र पढ़ लेते हैं, पर थीमेटिक मानचित्र क्या होता है इसकी जानकारी नहीं रहती है। तो विशेष प्रकार की जानकारी होती है, उसको दर्शाने के लिए हम थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आज की क्लास के अंदर हम जो पढ़ा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट क्लियर किए हैं आपके स्टूडेंट्स के लिए जो ये है, क्योंकि अभी जो नई एनसीईआरटी आई है ना, वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं बुक्स पढ़नी पड़ेगी आगे के लिए। तो ये आप अभी इस क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। हम आपको कंटिन्यू इस टाइप के लेसन्स है, इस टाइप का कंटेंट डालेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा। और यदि आपको जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ इसका यदि आपको बुक के रूप में, नोट्स के रूप में चाहिए, तो आप जो हमारा सेल्फ स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन है वहाँ से आप इसका जो कंटेंट है बुक के फॉर्मेट में वो आप बुक करवा सकते हैं। आपको ये जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारा इसके जो नोट्स के फॉर्मेट में आपको